तो आ गए थंबनेल देखकर। लेकिन आज की मानो ब्लैक एंड वाइट होने वाली है। अरे कहाँ जा रहे हो सर, रुको तो सही, गारंटी देते हैं एकदम कड़क माल है। आज के मानवा के अंदर हमारा प्रोटैगनिस्ट एक 18+ गेम खेलता है और गेम के हीरोइन की मम्मीज के ऊपर स्लिपिंग करता है क्योंकि वो एक मेव लवर है। और जब वो मरते हैं तो वो फुट फुट कर रोता भी है। और गेम के डेवलपर्स को परेशान करता है कि वो उन्हें बचाने का कोई रास्ता निकाले, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। और फिर कुछ ऐसा होता है जिससे कि वो उसे गेमिंग वर्ल्ड के अंदर रिकार्नेट हो जाता है और डिसाइड करते हैं कि हीरोइंस जाए भाड़ में, मैं तो मोम्स को बचाऊंगा। और ऐसा करने पर उसे मिलता है बोनस। तो वो तुम लोग अच्छे से समझ गए होगे कि इस कहानी में तुमको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। लेकिन शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, ये मानव इसकी कहानी एकदम फ्रेश है जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए इसे देखो, मजे लो और बस भूल जाओ। और हाँ, ये मानवा मेरे नहीं है, मैं तो बस इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलो अब शुरू करते हैं, बस स्टार्टेड। तो कहानी की शुरुआत में ऐसे कह रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है कि दूसरे लोगों को भी ऐसे ही लगता होगा, या फिर ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है। इस गेम के अंदर जो मोम्स है वो तो हीरोइनों से भी कहीं ज्यादा प्यारी हैं। और फिर यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो एक हीरोइन की मोम से मिलता है जो कि कह रही होती है, क्या तुम रही हो? मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया है, मैं मैनिया हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। और फिर एम से उसके साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है, तुम्हारे पास वाकई में काफी स्किल्स हैं। और जब मान्या नहा रही होती है तो एमसी बाथरूम का दरवाजा खोल देता है। उसको देखकर वो चिल्ला पड़ती है और बोलती है, यार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर साथ ही साथ बढ़ती पे कहने लगती है, सच में तुम कितने नोटी बॉय हो। और फिर थोड़ी देर बाद मोमिन नंबर 1 शहीद हो जाती है और उसे कह रही होते हैं, आई एम सॉरी एक बुरी मोम बनने के लिए। और एमसी ये देखकर अपना हाथ टेबल पे मारते हुए चिल्ला रहा होता है और बोलता है, ये इतना ज्यादा ऑफुल क्यों है? आखिर इतनी प्यारी मोम को मरना है क्यों पड़ रहा है, डैम इट। और फिर तभी उसका मोबाइल बजता है। डेवलपर की तरफ से उसके पास मैसेज आया हुआ रहता है। वो खुश होते हुए मैसेज देखता है और बोल रहा होता है, क्या उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है? क्या वो अब एक ऐसा रोड बनाएंगे जिससे मम्मी उसको बचाया जा सके? लेकिन जैसे ही वो देखता है वो दुखी हो जाता है। गेम के डेवलपर्स ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया होता है। वो फूट फूट कर रोता है और कहानी सुनने वाला कहता है, ये हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर है, एक आम कॉर्पोरेट कर्मचारी। और वो फिलहाल रोते हुए कह रहा होता है, ये गेम डेवलपर्स तो बहुत ही बड़े बेवकूफ है, अगर तुम कब तक मम्मी उसको इस तरह से नजरअंदाज करते रहोगे? और फिर यहाँ पर इस गेम के बारे में बताया जाता है, मेल मेजिया फैंटेसी ए मैगी फैन। इस गेम की कहानी एक अकेडमी और एक ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है जहाँ पर जादू है और बहुत सारे अच्छे सीन भी। आखिरकार ये गेट इन प्लस गेम है और हार्डकोर गेमर्स को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर बहुत सारा स्टाफ जोड़ा गया है। और इसके आरबीजी एलिमेंट्स ने इस गेम को बहुत ज्यादा तारीफें दिलाई हैं। और इस गेम के हीरोइन डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज और चार्म कैरी करती हैं, जिनका इस गेम को पुट पर बनाने में काफी बड़ा हाथ है। लेकिन एक और चीज जो कि इस गेम को सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है वो है इस गेम की मोम की कास्टिंग। ये बहुत ही ज्यादा औसम है। इस गेम के स्टोरी के अंदर बहुत सारे चार्मिंग मोम वाले कैरेक्टर्स हैं और जो कि अपने एमसी के सेक्सुअल प्रेफरेंस को सेटिफाइज करने के लिए काफी है। आखिर वो एक मिल्फ फैन जो ठहरा। हाँ, और वो आगे बताता है, हालांकि एंडिंग में वो है तो बस सब हीरोइन से, इसलिए उनके पास कोई भी इंडिपेंडेंट रोड नहीं है। और इससे भी ज्यादा बुरी बात यह है कि उनमें से ज्यादातर का आगे बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। एक को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया जाता है या फिर जहर देकर हत्या कर दी जाती है और किसी की तो कुत्ते के काटने से ही मौत हो जाती है। और कोई मम्मी एक पावरफुल विलन के हाथ में पड़ जाती है, फिर वो उसे पकड़ के टॉर्चर करता है और अपने अरमान निकालता है। और नहीं तो कोई मॉम हीरो और हीरोइन को बचाते हुए ही शहीद हो जाती है। और जो इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है वो हीरोइन को बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में तो डाल देता है, लेकिन जब मोमीज की बात आती है तो वो भी एक नंबर का कमीना है, इग्नोर कर देता है। और उनके मरने पर बस यही कहता है, आप लोग क्या ही कर सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सारी चीजें एमसी को बर्दाश्त नहीं कि उसके फेवरेट मम्मीज के साथ इतना सब कुछ बुरा हो रहा है, तो उसने एक ग्रुप बनाया था जिसमें उसके जैसे लोग थे और उन सब लोगों ने मिलकर रिक्वेस्ट डाली थी गेम के डेवलपर्स के लिए कि वो मम्मीज को भी एक इंडिपेंडेंट रास्ता दे। लेकिन डेवलपर्स ने इन लोगों के रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। और जब वो इंटरनेट पर जाता है तो सभी लोग किसी गेम के हीरोइन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो सारी कितनी क्यूट हैं, क्या कमाल के दिखती हैं और यूनिफॉर्म में तो क्या बवाल हैं। और एमसी ये देखकर कहता है, डायमंड आखिर ये सब क्या बकवास है, यहाँ पर सभी लोग तो बस हाई स्कूल की लड़कियों से ये ऑब्सेस्ड हैं। और भी साथ ही वो यहाँ पर अपनी एक मम्मी को यूनिफॉर्म में इमेजिन करने लगता है और खुद ही से कहता है, व्हाट द हेक, ये क्या सोच रहा हूँ मैं। और फिर सुबह हो जाती है इस समय और वो फ्रस्ट्रेटेड होता है और सोच रहा होता है सभी लोग मोम्स को नजरअंदाज कर रहे हैं, चाहे वो गेम डेवलपमेंट की टीम हो या फिर हीरो। अगर मैं मेन कैरेक्टर होता तो मोमीज को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता। लेकिन सुबह हो चुकी होती है और अपना एम से पूरी तरीके से बेरोजगार नहीं है, उसे कहाँ पर जाना पड़ता है। वो बस रात में ही जा जाकर गेम खेलता है। तो वो अपना सर पकड़वा रहता है और सीढ़ियों पे खड़ा रहता है और कहता है, गेम तो फिनिश कर ले, अब लगता है कि मेरे को कहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन तभी उसका पाँव फिसल जाता है और वो चिल्लाते हुए नीचे धड़ाम गिरता है।
और फिर अचानक से सीन चेंज हो जाता है। अब उनको एक बहुत ही बड़े मैंशन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कोई जोर से चिल्ला रहा होता है और तभी उसे कैरेक्टर की आंखें खुल जाती हैं और यही अपना एमसी है, मतलब कि इसके बॉडी के अंदर अपना एमसी आ चुका है और ये उसी गेम की दुनिया है जिसको ये खेलता रहता था। तो वो अभी उठता है और बोलता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ, अच्छा तक मुझे याद है मैं तो सीढ़ियों से नीचे गिर रहा था, आखिर मैं ये कहाँ पर आ गया और आखिर ये बिल्डिंग और ये तस्वीरें तो ज्यादा जाने पहचाने से क्यों लग रही है। और फिर साथ ही वो अपना सर पकड़ते हुए कहने लगता है नो वे, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कि तभी रूम का दरवाजा खुलता है और इस कहानी के नंबर 1 मूवी की एंट्री होती है जो कि उससे कह रही होती है क्या तुम ठीक हो डेमोनियो, तुम बहुत जोर से चला रहे थे, आखिर क्या हो गया। वो उसको देखकर उसको बहुत ही बड़ा शौक लग जाता है। वो सोचता है ये तो रोज मोमा है, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मैगी फैंग में दिखाई देता है। समझ गया, मैं सचमुच इस खेल के वर्ल्ड के अंदर आ गया हूँ। और फिर साथ ही वो खुश होते हुए सोचने लगता है आखिर किसने सोचा था कि मैं मैगी फैंग की दुनिया में आ जाऊंगा, वही गेम जैसे मैं इतने टाइम से खेलते आ रहा हूँ। लेकिन जरा एक मिनट रुको, अभी वो सोचता है कि रोज ने अभी अभी मेरे को डेमोनियो ने कहा था और वो हैरानी के साथ आईने को देखने लगता है जो देखकर और रोज काफी हैरान हो रही होती है और कंफ्यूज भी। और फिर वो अपने शक्ल देखकर शौक जाता है और सोच रहा होता है डैम इट, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, मेरे को ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं बनना था। और फिर वो इस कैरेक्टर के बारे में बताना शुरू करता है। ये डोमोनियो ट्रीडोल है, इस गेम का एक एवरेज सब विलन कैरेक्टर। इसकी जो मैजिक स्किल है वो फर्स्ट रेट की है, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा घमंडी और घटिया किस्म का आदमी है। और क्योंकि इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर एक कॉमिनर था तो यह उसके आंखों में एक कांटे की तरह छुपता था। तो इसने मेन कैरेक्टर को सीधा लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया था, उसे दुश्मनी मोल ले ली थी जिसके चक्कर में फिर इसे हार का सामना करना पड़ा। और फिर उसके बाद वो अपने ही पावर के कंट्रोल में आ गया था और बेकाबू हो गया था। और ऐसा तब तक रहा जब तक कि उसकी एक भयानक मौत नहीं हो गई। इस कैरेक्टर का अंजाम हमेशा एक ही जैसा होता है, चाहे तुम कोई सा भी रास्ता चुन लो। और अपना मेन कैरेक्टर अभी फिलहाल इसी की बॉडी में है तो वो काफी घबराया हुआ रहता है और सोच रहा होता है मैं आखिरकार मैं के फैन की दुनिया में आ तो गया हूँ, लेकिन मैं इस कैरेक्टर की बॉडी में रिकार्नेट हुआ हूँ, इसलिए अगर मेरी बहन नहीं किसी की तरह होती है तो नहीं शिट, अब मुझे क्या करना चाहिए। कि तभी रोज आगे बढ़ते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो डेमोनियो, तुम बहुत ही ज्यादा पीले दिख रहे हो, तुम्हारी हालत थोड़ी बेकार लग रही है। अब ये सुनते से वो हैरानी से रोज की तरफ देखता है और अपने रोज माँ को देखते से और उसकी आवाज सुनते से वो मन ही मन कहने लगता है सच में कितना सुकून मिल रहा है। और वो बताता है ये रोज ट्रीडोल है, ये डेमोनियो के स्टेप मॉम है और ये एक सब कैरेक्टर है जो कि मैंने शुरू में ज्यादा नहीं दिखती लेकिन कुछ यूजर्स के बीच में ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशली मैं। तभी रोज घबराते हुए कहने लगती है आई एम सॉरी, मुझे बिना दरवाजा खटखटाए अंदर नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे को बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी। और वेल शायद मेरी तरफ से ये बात थोड़ी गलत लगती है। एमसी नोटिस करता है उसे, वो काफी डरी हुई सी लग रही होती है और फिर तभी एकदम से उसकी नजर उसके गाल के ऊपर पड़ती है, चोट का निशान होता है और वो फटाक से अपने गाल को छुपाने लगती है और कहती है तुमको इस सूजन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो पूरी तरह से मेरी गलती थी। और फिर तभी एमसी को एक मेमोरी आती है जिसमें एमसी का कैरेक्टर और रोज को थप्पड़ मार रहा होता है और बहुत ज्यादा बदतमीजी के साथ उससे बात कर रहा होता है और कहता है तू एकदम नीच हो रहा है, तू बस मेरे फादर के पैसे के पीछे ही है। अब वो इन मेमोरीज को देखकर हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है शायद ये मेमोरीज डेमोनियो की हैं। और फिर साथ ही उसे याद आता है गेम के प्लॉट के हिसाब से उसने अब बहुत ही कम एज में ही अपने रियल मदर को खो दिया था, इसलिए शायद अपनी माँ के गम से उभरने के लिए वो रोज से दिल से बहुत ज्यादा नफरत करता है। हालांकि जो रोज है वो एक अच्छी मदर बनने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। और यहाँ तक कि जब प्रोटैगनिस्ट और डेमोनियो के बीच लास्ट बैटल चल रही थी और डेमोनियो लगभग हार ही गया था तो इसकी मॉम बीच में आई थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि डेमोनियो पीछे तो उसी को स्टेप कर देता है और कहता है तू मेरे रास्ते में आ रही है कुतिया। इस गेम के अंदर रोज का एंड यही है, चाहे तुम कोई सा भी रोड ले लो सभी के अंदर उसका सेम हाल है। तो यहाँ पर एमसी को रोज के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो मनी मन डेमोनियो को गाली देता है और वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है आई एम सॉरी रोज मम्मा, अगर आपके चेहरे पर निशान रह गया तो ये बहुत ज्यादा बुरा होगा मोम, और मैंने अब तक जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। और वो शर्माते हुए कहने लगता है असल में सच तो ये है कि मैं तो बस आपके करीब आना चाह रहा था रोज मम्मा, मैं तो बस अपने थोड़े विद्रोही दौर से गुजर रहा था और एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए तो ये नॉर्मल बात है। अब उसके मुंह से मोम रोज सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसकी तरफ देख रही होती है हैरानी के साथ। और फिर जैसे उसे रियलाइज होता है वो सोचता है शिट, मैंने यहाँ पर उसका नाम वैसे ही लिया जैसा कि मैं गेम खेलते हुए लेता हूँ। और वो उससे कहने लगता है सॉरी, शायद मेरे मुंह से मोम कहलाया जाना आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसके मुंह से मोम शब्द सुनने के बाद जो रोज है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी होती है और खुश होते हुए आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती है और बोलती है मुझे बहुत ज्यादा खुशी है फाइनली तुमने मेरे को अपनी मोम के तौर पर एक्नॉलेज तो करा।
तभी एमसी का ध्यान थोड़ा नीचे चला जाता है और वो चौंकते हुए सोच रहा होता है इसके कितने बड़े और मैसिव हैं। तभी रोज पीछे हटती है और बोलती है अब से तुम मेरे को मोमी कहकर बुलाना और चिंता मत करो, मैं समझ सकती हूँ और मुझे पता था पहले से कि तुम्हें काफी अच्छे लड़के हो। अब लोग सब स्लोली स्लोली स्टार्ट करेंगे, कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब लोग धीरे धीरे अपना फैमिली बॉन्ड बिल्ड करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब मैं तुमसे दोबारा जल्दी ही मिलूंगी। और इतना कहकर वो दरवाजा बंद करके यहाँ से चली जाती है। और एमजे सोच रहा होता है रोज कितनी ज्यादा क्यूट है, लेकिन सोचा जाए तो ये कितनी ज्यादा बुरी बात है, इतनी प्यारी मोम को बिना एक्नॉलेजमेंट के मरना पड़ेगा। वो सच में कितनी ज्यादा काइंड सोल है। लेकिन देखा जाए तो रोज को मारने वाला डेमोन ही होता है जिसकी बॉडी में फिलहाल अभी मैं हूँ, इसलिए अगर मैं अपनी तरफ से हार्ड ट्राई करूँ तो शायद रोज नहीं मरेगी, उसको मरना नहीं पड़ेगा। नहीं, इतना ही नहीं, शायद ऐसा हो सकता है कि मेरी दुनिया में मौजूद सभी मोम्स को बचा लो जिनके पास कोई भी इंडिपेंडेंट रास्ता नहीं था। ठीक है, तो अब हो गया, मैं ही उन लोगों को बचाऊंगा। और फिर वो यहाँ से अपनी कड़ी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है, अपने गोल के लिए समर्पित हो जाता है, तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है और बता रहा होता है कि कैसे इस गैंग का जो प्रोटैगनिस्ट है वो सारी हीरोइनी को और सब हीरोइनों को बचा लेगा, लेकिन ये दुनिया की मोम को उनको तो मैं ही बचाऊंगा, मुझे उन्हें बचाना पड़ेगा और इसके लिए मेरे को चाहिए बहुत ज़्यादा पावर। और फिर वो पुलअप करता है, पानी के नीचे खड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा स्टडी भी करता है, अपने गोल के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हो जाता है, जो कि तुम लोग नहीं हो पाते। और यहाँ पर एमसी का मकसद इतना ज़्यादा ट्रेन करना होता है कि वो विलन के पाथ को अवॉइड कर सके और अगर कोई उसके रास्ते में आए तो वो उसे मार सके। और अब वो यहाँ पर अपने शेडो को भेजते हुए एक पेड़ को भी काट देता है, मतलब कि इतना पावरफुल हो चुका होता है वो ट्रेनिंग करके। और हंसते हुए कह रहा होता है मैं उस लॉलीकॉन प्रोटैगनिस्ट को छोड़ दूंगा जो कि हीरोइनों को बचाएगा और दूसरी तरफ से मैं इस दुनिया की सारी मोमीज को बचाऊंगा। सच में कितना डेडिकेशन है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में अपन को एक बहुत ही बड़े जंगली भालू का सीन दिखाया जाता है, जिससे कुछ सोल्जर्स लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो भालू दिखने में बहुत ही बड़ा और ताकतवर है तो इनका कोई चांस ही नहीं कि वो उसके सामने जीत पाए, इसलिए वो काफी ज्यादा डरे हुए रहते हैं। कि तभी यहाँ पर अपना एम से आ जाता है और उन लोगों से कहता है पीछे हट जाओ। वो उसको देखकर कहते हैं अरे लॉर्ड डेमियो। और फिर वो यहाँ पर अपना डांसिंग ब्लैक स्पेल इस्तेमाल करते हुए उस भालू के मुक्का मारकर हवा में उड़ा देता है और फिर वो भालू हवा में जाता है और धड़म करके नीचे गिरता है। और ये देखकर सारे सोल्जर्स उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं, जबकि एमसी सोच रहा होता है मेरे को यह सब जल्दी फिनिश करके घर जाना है ताकि मैं रोज मम्मा के मुंह से अपनी तारीफें सुन सकूं। और फिर वो बताता है कि मुझे इस दुनिया में आए हुए पूरे 2 महीने बीत चुके हैं। और फिर हमें पेरिस का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर मेट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे लॉर्ड डेमियन हाल ही में कितने ज्यादा बदल गए हैं, अब तो वो नौकरों से भी काफी अच्छी तरीके से पेश आते हैं। और एक मेट बताती है यहाँ तक कि उन्होंने तो साफ सफाई में एक बार मेरी मदद भी कर दी थी। और महल के दूसरे कोने में एक और साफ सफाई का वाला कह रहा होता है लगता है कि आजकल वो काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। और उसके सामने खड़ी मेड बोलती है हाँ मैंने तो ये तक सुना है कि आज उसने एक बहुत ही बड़े बीस्ट को काबू पाने में हेल्प करी, ऐसा लगता है कि अब तो वो एकदम रिस्पेक्टेबल मैन बन गया है। और फिर कहानी सुनाने वाला बताता है अभी जो फैमिली और मैंशन का करंट हेड था वो अभी यहाँ से गया हुआ है, इसलिए यहाँ पर उसका बेटा डेमोनियो ही सब कुछ संभाल रहा है। और यहाँ पर डेमोनियो अभी तो लोगों के साथ कुछ मीटिंग कर रहा होता है और वो कहता है चलो तो फिर डील रही। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को रोज को दे देता है और उससे कहता है इसे तिजोरी में रख देना। वो कहती है ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर बैठा हुआ बुढ़ा रोज मम्मा की चार्मिंग बॉडी को घूरना शुरू कर देता है और इसकी शक्ल से थकान थमक रही है। और वो एमसी से कहता है कि तुम श्योर हो कि तुम कॉन्ट्रैक्ट इसे दे रहे हो, ये लेडी तो तुम्हारी सारी दौलत लेकर भाग सकती है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और वो हंसते हुए कहने लगते हैं उसने तुम्हारे डैड लॉर्ड गेल को अपनी बड़ी सी ब्यूटी और बड़े बड़े संतरों से अच्छे से सेड्यूस कर रखा हुआ है, सच में मानना पड़ेगा उसके पास वाकई में काफी कमाल का माल है। और हम भी देखना चाहेंगे कि वो हम दोनों को सेड्यूस करने के लिए अपने माल का किस तरह से इस्तेमाल करती है। और अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर ऑफकोर्स उसको बुरा लगेगा, लेकिन वो यहाँ पर हंसते हुए उनकी बातों को थोड़ा टालने की कोशिश करती है। और यहाँ पर एम से या फिर राइडर बता रहा होता है जो रोज है वो एक ऐसी नोबल फैमिली से आती है जिसका पतन हो चुका है और वो बहुत ही गरीब है। और अब जबकि वो अगले फैमिली में शादी करने के बाद दूसरी वाइफ बन गई है तो उसे बहुत ही बुरी तरीके से अपमानित किया जाता है और उसे गोल्ड डिगर भी कहा जाता है। और ये सब देखकर इन घर के लोगों की भी हिम्मत बढ़ गई और वो भी इसे टारगेट करने लगे, क्योंकि यहाँ तक कि जो डेमोनियो था वो भी सबके सामने उसकी डिसरिस्पेक्ट करता था। लेकिन अब चीज़ें यहाँ पर अलग हैं, अपना एम से उसके बॉडी के अंदर है। और जैसे वो रोज मम्मा के बारे में ये सब सुनता है वो जोर से दिल पे हाथ मारता है और गुस्से के साथ कहता है मोम रोज एक बहुत ज्यादा वंडरफुल और रिस्पेक्टेड वुमेन है, वो बहुत ज्यादा चार्मिंग और पूरी तरह से प्यार से भरी हुई है। अब ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि वो रोज को मोम कहकर बुला रहा है और इतने डरावने तरीके से हमारी तरफ देख रहा है। और वो अपने शेडो रिलीज करते हुए कहता है मैं देख रहा हूँ तुम मेरे ही सामने मेरी मोम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब शायद तुम दोनों को अपनी गर्दन प्यारी नहीं है। तो अब वो यहाँ पर उन दोनों को ही पकड़ लेता है और अपने शेडो के नुकीले हिस्से को उनकी गर्दन पर रख देता है और कहता है अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दफा हो जाओ।
तो फिर अब बस मैंशन से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और वो दोनों भगते हुए जा रहे होते हैं। और कोई बूढ़ा पर्सन कह रहा होता है कि डेमोनियो को क्या हो गया, वो पहले तो कभी ऐसा नहीं था, वो तो अपने स्टेप मदर के बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता था। दूसरा कहता है मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे कैसे पता होगा। और अंदर मोम डेमोनियो को समझा रहे होते हैं, डेमोनियो तुम इस फैमिली के नेक्स्ट हेड बनने वाले हो, इस हाउस के भी, इसलिए तुमको इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। अब ये सुनते से वो एकदम बच्चा बन जाता है और बोलने लगता है आई एम सॉरी, जब उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी तो मुझे गुस्सा आ गया था। तभी रोज आगे बढ़ते हुए उसे उठाकर हक कर लेती है और बोलती है तुम तो बिल्कुल एक बैड बॉय हो डेमोनियो, आखिर तुम अपनी मम्मा को इतना ज़्यादा खुश कर क्या हासिल करना चाहते हो। और यहाँ पर खुशी के हमारे डेमोनियो का दिल तो छाती से बाहर ही निकल आता है और इनसे कह रहा होता है फिलहाल मैं अपने स्टेप मॉम के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप में हूँ और काश मैं पूरी ज़िंदगी इसी तरह से उसके साथ फ्लर्ट कर पाता, लेकिन इस दुनिया में अभी और भी मोम्स मौजूद हैं जिनको बचाना मेरा कर्तव्य है और उन सभी को बचाने के लिए मुझे और ज़्यादा पावरफुल बनने की ज़रूरत है। और उस कुष्ठ के एक्टिव होने से पहले जहाँ पर डेमोनियो बर्बादी के रास्ते पर निकल पड़ेगा, मेरे को ग्लैन फैमिली का प्रेजर हासिल करना होगा। ये एक सब कुछ है जो कि मेन स्टोरी को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन वह एक बहुत ज़्यादा रेयर वेपन है और जो कि मुझे इसे कुछ से मिलेगा और मैं उसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा ताकि मैं उस मोम को बचा सकूं। तो अब वो यहाँ पर उसे रेयर वेपन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, एक हिडन डेजन को एक्सप्लोर करता है जिसके अंदर उसको रेयर वेपन मिलेगा और उसे वहाँ का रास्ता याद है। तो पहले वो जाता है जहाँ पर उसे याद है और फिर वहाँ पर एक मूर्ति को डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर साथ ही एक बड़ी मूर्ति को धक्का देते हुए खिसकाने लगता है जिससे कि कोई सा सीक्रेट रास्ता ओपन होगा। और एक्चुअली ये जो टेंशन इसे याद है, ये तो गेम के आखिर में अपेयर होती है, लेकिन इसने कई बार ये गेम खेल के रखा है ना, तो इसे ऑलरेडी पता है और इसे एक ऐसा रास्ता भी पता है जिससे ये बिना मॉन्स्टर से भीड़ सीधे मेन गेट तक पहुंच जाएगा जहां से उसे वो टेंशन मिल जाएगी। और उसे सब इसलिए अच्छे से पता है क्योंकि ये लगातार इसी गेम को खेलता रहता था, भले ये पागल क्यों ना हो जाए। और फिर वो फाइनली काफी आगे तक पहुंचकर लास्ट वाले दरवाजे पे पहुंच जाता है और उसे ओपन करता है और उसे वो तलवार ऊपर दिखाई दे जाती है और जो कि जंजीरों में बंधी हुई थी। और यहाँ पर एमसी बताता है ये एक डिमोनिक जोड ड्रेस पहना है और ये तुम्हारे डार्क मैजिक को कई ज्यादा गुना बढ़ा सकती है। और फिर साथ ही वो अपने शर्ट वाले हाथ को भेजकर उसे तोड़ने लगता है और बता रहा होता है कि जब मैं गेम खेलता था तो मेरे पास इसे एक ही तरह ही एक और वेपन था जो कि मेरा मैजिक बढ़ा देता था, लेकिन फिलहाल मेरे पास डार्क मैजिक है तो ये जोड़ मेरे लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। और अब बस सिर्फ वही बचा है और उसके तलवार रहते थे यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इस तलवार का गार्डियन है और एमसी को इसके बारे में सब कुछ ऑलरेडी पता है और वो उसके सारे अटैक पैटर्न को ऑलरेडी जानता है। और फिर वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से एकदम से उसके ऊपर हमला करता है जिससे कि वो सीधा पीछे दीवार में जाकर भिड़ता है और थोड़ा सा हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ज़्यादा करीब था, अगर मेरी शर्टों की सुरक्षा एक सेकंड के लिए भी गद्दी हो जाती तो फिर तो मैं यहाँ पर ख़त्म हो चुका होता। तो अब यहाँ पर मेरे को एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है, सिर्फ इसलिए कि तुमको इस गेम के बारे में पहले ही सब कुछ पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आसान हो जाएगा। और साथ ही मुझे उसका एचपी बार भी दिखाई नहीं दे रहा है जो कि एक परेशानी वाली बात है। हालांकि मैंने खुद से एक वादा किया था और मुझे इसके ऊपर कायम रहने की ज़रूरत है। मैं डोमिनियो इस दुनिया की अपनी सारी प्यारी लविंग मम्मास को प्रोटेक्ट करूंगा। और ऐसा चिल्लाते हुए वो उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ आता है और फिर साथ ही वो यहाँ पर इस मॉन्स्टर के बारे में हर चीज़ डिस्क्राइब करने लगता है और आसानी से उसके हर अटैक से बच रहा होता है। और साथ ही वो डेमोनियो के बारे में बताता है, डेमोनियो एक विलन कैरेक्टर है जो कि मैजिक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा घमंडी था, लेकिन अब मैं उसकी बॉडी में हूँ तो मैं उसके टैलेंट का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। और जब ये गार्डियन अपने टेंटिकल वाले अटैक को फिनिश कर लेता है तो फिर ये अपनी जवान का इस्तेमाल करता है और ऐसे ही होता है, वो अपनी जवान निकाल कर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। एमसी जंप करते हुए कहता है यही मेरा मौका है और वो अपनी सारी मैजिक पावर को रिलीज करते हुए फोकस करता है एक पॉइंट पर और साथ ही बीम की तरह आगे की तरफ निकाल देता है जो कि उसके जवान को चीरता हुआ सीधा उसके मुंह के अंदर जो आंख है उसमें जाकर लगता है जिससे उस मॉन्स्टर की चीखें निकल जाती हैं और वो सीधा धड़म कर नीचे गिर पड़ता है। और एमसी बताता है इस मॉन्स्टर की एक अकेली वीकनेस उसके मुंह के अंदर मौजूद आंखें थी। और फिर वो यहाँ पर फिर से सब कुछ डिस्क्राइब करने लगता है कि किस तरह से उसने वो अटैक करा था, लेकिन इस अटैक को करवाने के पीछे वो तलवार का सबसे बड़ा हाथ बताता है। एमसी बोल रहा होता है डेबना की वजह से स्ट्राइक और ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, इसकी वजह से मेरा आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और फिर साथ ही वो स्टाइल मारते हुए कहता है तो अब ना सिर्फ मेरे पास एक पावरफुल हथियार है बल्कि मैंने डंजन को भी क्लियर कर लिया है और अब इसके साथ मैं अपनी प्यारी मम्मा को बचाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा पाऊंगा। और वो खुश होते हुए कहने लगता है मम्मा मेरा इंतजार करो मैं आ रहा हूँ। कि तभी ऊपर से एक लड़की के हंसने की आवाज आती है और वो बोलती है आखिर मम्मा से तुम्हारा क्या मतलब है। इतने लंबे टाइम बाद जब यहाँ की सीट टूटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि आखिर यहाँ पर कौन आ रहा है, लेकिन किसने सोचा था कि मेरा न्यू मास्टर एक मम्मास बॉय निकलेगा। वैसे इस बंदी के बाद में दम तो है, अपना एम से एक रियल मिल्क सिंप है और ये बंदी शायद तलवार के स्पिरिट हो गया और फिलहाल एम से उसको देखकर चौंक हुआ रहता है और सोचता है आखिर कौन है ये।
और फिर ऐसे नहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एमसी उस तलवार को उठाकर घर पे ले आया होता है और बोल रहा होता है ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने बिना किसी सीरियस शॉट के इस तलवार देवपना को हासिल कर लिया, लेकिन मुझे इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इसके साथ ये परेशानी भी आ जाएगी। चलो जो भी हो, फिलहाल थोड़ा नहाने के लिए चलते हैं। और वो जाकर जैसी बाथरूम का दरवाजा खोलता है उसे रोज नजर आ जाती है। वो उसे देख लेता है उस सिचुएशन में, और फिर ये लोग एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं। थोड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो रही होती है और यहाँ पर एम से पहले बोलता है मुझे माफ कर देना, आई एम रियली सॉरी। और रोज कहती है कोई बात नहीं, ये सारी मेरी गलती है, मैंने ही दरवाजा लॉक नहीं करा था, यहाँ पर मैं हूँ जिसे माफी मांगनी चाहिए, मेरी वजह से तुमको वो चीजें देखनी पड़ी। उसकी बातें सुन के वो मन ही मन सोच रहा होता है ये कितनी ज्यादा प्यारी है। आमतौर पर तुम सोचोगे कि उस मनहूस पर साथी लगे एक्सीडेंट के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसने मेरे से माफी भी मांगी और कितनी ज्यादा पुलट तरीके से वो पेश आई। और यही तो वो मजा है, यही तो मिल्फ का वो चार्म है जो कि मुझे अपनी तरफ आकर्षित करता है। डेट्स व्हाई आई लव इट। तभी रोज की नजर साइड में टेबल पे रखे उसी तलवार की तरफ पड़े आती है और हैरानी के साथ कहती है अरे ये जोर और उसके रिएक्शन से लगता है जैसे कि उसने इसको पहचान लिया हो। और वो एकदम खुश होते हुए कहती है ये तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है डेमोनियो, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वो टेंशन खुद ही से क्लियर करके ये हासिल कर लिया। उस टेंशन को तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग फुल और खतरनाक बताया जाता है। अपनी तारीफ सुन के वो भी थोड़ा खुश होने लगता है और रोज कहने लगती है एक बार मैंने उसके बारे में सुना था, डीमन जोर्ड डेड पेना, ये एक न्यूट्रिशियस जोर्ड है जो कि ब्लैक मैजिक को कंट्रोल कर सकती है और इसकी पावर इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल है कि कोई भी इसका यूज ही नहीं कर सकता था। जिसके चक्कर में लगभग कुछ 6 पीढ़ियां पहले ट्रिडोल परिवार का हेड था जो उस समय उसे इस तलवार को सील करना पड़ गया था। उसकी बातें सुन के एमसी सोचता है इसकी एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि गेम में दी गई है। तभी रोज उसे कहती है जरा संभल कर रहना। उस डिमोनिक तलवार के बारे में एक बहुत ही फेमस कहावत है। ऐसा माना जाता है कि इस तलवार के अंदर अपनी ही एक विल है और ये अपने से नफरत करने वाले मास्टर्स को बर्बाद कर देती है। उसकी बातें सुन के एमसे थोड़ा हंसते हुए कहता है तुम मजाक कर रही हो, एक डिमोनिक तलवार की अपनी ही विल नहीं हो सकती। हालांकि उसे पता है किस तलवार की तो विल है और उसके स्प्रेड अभी क्या कहते हैं रोज के ऊपर ही मंडरा रही होती है। और फिर यहाँ से कहानी पीछे चली जाती है। सॉरी, कहानी पीछे नहीं जाती बल्कि बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैग लेकर निकल पड़ा होता है और उसके पीछे पीछे स्पिरिट भी उड़ते हुए आ रही होती है और कुकीज वगैरह खा रही होती है और बोल रही होती है ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। और एमसी सोच रहा होता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके जैसी कोई यंग लड़की डेप्टा की जोर से बाहर निकल आएगी और यहाँ तक कि गेम में भी ये एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं जरा एक मिनट रुको, मुझे थोड़ा थोड़ा रफली याद आ रहा है, शायद इसके बारे में कुछ तो मेंशन किया था। मुझे याद है ये किसी श्रापित आत्मा के बारे में कुछ था और मुझे तो बस ऐसे लगा था कि ये एकदम हार्मलेस जोड़ है जिसके ऊपर बस कुछ अशुभ शब्द खुदे हुए हैं। लेकिन चलो इससे मुझे एक अच्छा सबक मिल गया जो कि ये है कि मुझे अपने खेल के ज्ञान पर बहुत ज्यादा ही भरोसा नहीं करना चाहिए और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और फिर साथ ही वो उस लड़के को आवाज लगाता है और उससे पूछता है मुझे तुम्हें क्या कहकर बुलाना चाहिए। और वो कहती है मेरा कोई भी नाम नहीं है, तुम मुझे जो चाहे वो कहकर बुला सकते हो। एमसी कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें पहना बुलाऊंगा, ये डेप्थ पहना जोड़ का एक शॉर्टेस्ट वर्जन है। और वो बोलते हैं वेरी वेल, बढ़िया है ये, और मैं बहुत लंबे टाइम बाद पहली बार घर से बाहर निकली हूँ इसलिए मुझे एंटरटेन करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना मेरे ममास बॉय मास्टर। लेकिन अगर तुमने मेरे को बोर किया तो फिर मैं तुम्हें मौत का श्राप दे दूंगी। एम्स उससे कहता है मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ मैं कोई ममास बॉय नहीं हूँ। और वो बोलते हैं नहीं तुम हो, तुम डेफिनेटली एक मदर कॉम्प्लेक्स हो, तुम मोम्स को लेकर हमेशा क्रेजी जो रहते हो। और वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मम्मी इसको लेकर मेरा प्यार इतना ज्यादा भी पैथेटिक नहीं है कि वो मदर कॉम्प्लेक्स के करीब पहुंच जाए। ये मेरी एक रिडीमिंग क्वालिटी है और मेरे को इसके ऊपर बहुत प्राउड है। अब ये सुनकर वो कहने लगते हो वो तुम तो एक रियल डील लग रहे हो और माशरा पहले से यहाँ पर आकर ये सब क्या कर रहे हो। एम्स उसके बाद को इग्नोर करते हुए कहता है अब टाइम आ गया है कि मैं पर्दे के पीछे रहकर अपना एक्शन करना स्टार्ट करूं। और वो बताने लगता है मैं इस समय 15 साल का हूं और इस दुनिया में 16 की उम्र में ही तुम एक नोबल माने जाते हो और जादू के अकेडमी में दाखिला लेते हो और ये यहाँ पर एक आम बात है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्टोरी के मेन कहानी शुरू होने के बाद मुझे बहुत सारी मूवीज से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन एक मूवी ऐसी होगी जो कि एक्सेप्शन है। और अगर मेन कहानी शुरू होने से पहले मैंने कोई कदम नहीं उठाया तो उसे बचाना मेरे लिए नामुमकिन साबित होगा। और वो इस गेम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से एक है और वो एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हीरोइन मॉम है जिसका एक अलग ही फैन बेस है स्पेशली मेरे जैसे लोगों के बीच। और मैं यहाँ पर यह मेश्योर करूंगा कि मैं मॉम मानिया को उसे सबसे ज्यादा बुरे रास्ते से बचा लूँ जहाँ पर उसे सेक्सुअली टॉर्चर और ट्रेन करके वश में कर लिया जाता है। मानियाना वेल हेमन वो एक मैजिकल जोर्ड वूमेन है जिसे विच ऑफ थंडर के नाम से भी जाना जाता है और वो मम्मा फैन की हीरोइस में से एक है और साथ ही मोनिका की मोम भी है।
और इतना ही नहीं, वो एक पुरानी एस रैंक के एडवेंचरर रह चुकी है और रॉयल नाइट ऑर्डर के 7 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स में से एक है, जिन्हें 7 मेंगिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके पति का देहांत हो गया था और वो अपनी एक अकेली बेटी मोनिका के साथ रहती है, जो कि अब उसके इकलौती फैमिली मेंबर है। वो एक तरह की गेस्ट कैरेक्टर करती है, जिसे गेम के अंदर कभी कभार ही दिखाया जाता है और उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कंसिडर तो किया है, लेकिन मेन स्टोरी में उसका कुछ ज्यादा खास रोल नहीं है, लगभग कुछ भी रोल नहीं है। और एक समर स्विमिंग इवेंट में वो अपेयर होते हैं बिकनी में, और यहीं पर एमजे उसको देखते से उसका दीवाना बन गया था। वो उसे बहुत ज़्यादा हॉट लगती है और वो बताता है भले उसको काफ़ी कम स्क्रीन टाइम मिला था, लेकिन इतने में ही वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के बीच में। हालांकि फिर बीच गेम में ही वो अचानक से गायब हो गई बिना किसी निशान के, और लास्ट टाइम जहाँ पर वो दिखी थी वो ट्रिडोल लैंड का नॉर्थन पार्ट था। और फिर हमें इसे नॉर्थन पार्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी यहीं आसपास घूम रहा है और यहाँ पर एक अबेंडेड बिल्डिंग भी होती है, जिसके आगे 3-4 लोग खड़े होकर पहरा दे रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे इनके बॉस के हाथ में एक बहुत ही खतरनाक चिक लग गई है, जिसे विच ऑफ हंटर कहा जाता है, और बॉस तो उसके साथ अकेले ही मजे मार रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब उनका मजा खत्म हो जाएगा तो वो हमें भी मजे करने देंगे उनके साथ, और वो एकदम कड़क माल है। और यहाँ पर पहना होती है, जो कि ऊपर से उन लोगों को देख लेती है, और वो लोग वहाँ पर खड़े खड़े उसी लेडी के बारे में बात किए जा रहे होते हैं। और फिर उनको देखने के बाद और उनकी बातें सुनने के बाद वो पटाख से एमसी के पास अपलोड करा जाती है, और फिर वो उसको सब बताने लगती है कि आगे के गेट पर 2 लोग निगरानी कर रहे हैं और पीछे के गेट पर 3 लोग। और अंदर से यह किसी आम खंडर जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन इमारत के नीचे एक छुपा हुआ रास्ता है। अब इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद एमसी उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। जो सुनने के बाद वो खुश हो जाती है और कहती है, बहुत अच्छे, इसी तरह से मेरी तारीफ करते रहो और मेरे प्रति और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करो। एमसी कहता है, मुझे यही उम्मीद थी, मामा मानिया को उन डाकुओं ने पकड़ लिया है, ये बिल्कुल गेम की तरह ही हो रहा है। अब ये सुनते से पेना हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या तुम फिर कैसे अपने चीज के बारे में अजीब गरीब बातें करने वाले हो। अब वैसे मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम जैसे एंटरटेन करने वाले पर्सन ने मुझे चुना। एमसी बताता है, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे जिससे कि कंफर्म हो गया कि जो पहना है वो सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे अपने पास्ट और गेम की जानकारी के बारे में सब कुछ बता दूंगा, यही बेहतर होगा, जिससे कि वो मेरी हेल्प कर सके मेरे गोल को अचीव करने में। पेनिया कहती है, मानिया नाम के उस लेडी की किस्मत में उन डाकुओं का खिलौना बनना देखा है ना, तो तुम उसे बचाना चाहते हो। वो कहता है एग्जैक्टली, और फिर वो यहाँ पर बताता है, हालांकि जो मम्मा मानिया थी वो अचानक से बीच गेम में गायब हो गई थी, लेकिन फिर वो एक और बार अपेयर हुई थी बिल्कुल गेम के एंड में, जब प्रोटैगनिस्ट एक दुश्मन के हैंड आउट के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। वहाँ पर मम्मा मानिया अपेयर हुई थी, जो कि उन दुश्मनों के कंट्रोल में आ चुकी थी। उन्होंने उसको स्पेशली ट्रेन कर कर अपना साथी बना लिया था और उसको ठीक करने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए प्रोटैगनिस्ट को उसके साथ लड़ाई करनी पड़ी, उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी। और फिर वो मम्मा मानिया को हरा देता है, और फिर जब वो होश में आती है तो फिर वो अपने कुछ आखिरी शब्द बोलते हुए शहीद हो जाती है। और मोनिका, जिसने अब अपनी मदर को खो दिया है, वो प्रोटैगनिस्ट के और ज़्यादा करीब आ जाती है, और फिर वो दोनों साथ में मिलकर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ, ताकि वो अगले बॉस से फाइट कर कर उसको हराएं और दुनिया में शांति बनाए रखें। और ये देखकर एनसे चिल्लाते हुए कहता है, ये सब क्या है मम्मा मानिया कांत, ऐसा हुआ क्या, उसे बचाने का कोई भी रास्ता नहीं था क्या, ये लोग ऐसा रोड नहीं बना सकते थे जहाँ पर मामा मानिया एकदम बच जाए। सच में इन लोगों ने उसको कितनी ज़्यादा ऑफुल एंडिंग दी है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन लोगों ने तो मम्मा मानिया के इमेज को बिल्कुल ही बेकार कर दिया, मैं इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। और फिर वो डेवलपर के साथ बातें कर कॉन्टेक्ट करता है कि उसे बचाने का गेम में एक रास्ता ढूंढो, हालांकि उसकी कोई नहीं सुनता। लेकिन प्रेजेंट में अब वो कहानी के अंदर आ चुका है और मास्क पहनते हुए सोचता है, हमारे पास अभी भी इसे चेंज करने का मौका है, क्योंकि मेन कहानी अभी तक शुरू नहीं हुई है, हम हमला करने जा रहे हैं। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे होते हैं। बेना उसे पूछते हैं, वैसे तुमने ये घटिया मास्क क्यों पहना हुआ है। एमसी कहता है, ये मेरी पहचान को छुपाने के लिए है, मैं उसे तुरंत बचा लूंगा और बिना कुछ भी कहे वहां से चला जाऊंगा, यही सबसे ज्यादा अच्छा तरीका होगा। पेना उसे कहती है, क्या तुम बदले में उससे कुछ भी नहीं मांगोगे, सच में तुम्हारा जस्टिस तो वाकई में तारीफ के लायक है। तभी वो ढड़कियों की तरह हंसते हुए कहता है, बस मम्मा मानिया खुश रहे, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता मेरे लिए। तो वो बोलती है, तुम ऊपर से ऐसा कह तो रही हो, लेकिन तुम इस तरह से देखकर मुझे कुछ और ही महसूस हो रहा है। और फिर वो झाड़ियों के पीछे छुपकर उन गार्ड्स को देखता है, और फिर वो अपने डार्क नेचर का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है, उनके शेडोज के ऊपर अपने नुकीले कांटे टाइप का कुछ फेंकता है, जिससे कि वो लोग हिल नहीं पाते। और फिर तभी हमसे आगे बढ़ते हुए उन सभी लोगों को मार देता है और वो वहीं गिर के ढेर हो जाते हैं।
पिना भी ये नोटिस करती है और सोच रही होती है, मैं देख पा रही हूँ वो बस फंडामेंटल मैजिक का यूज़ कर रहा है, लेकिन इसके पावर अलग ही लेवल पर है, वो भी इतने कम एज में। सच में ये थोड़ा स्केरी लगता है। और वो उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, नॉट बैड मास्टर। एमसी कहता है, ये उतना ज़्यादा भी ग्लैमरस नहीं था, ये लोग तो बस कुछ मामूली चमचे थे। चलो अब आप लोग उनके अंडरग्राउंड फैसिलिटी में एंटर करने जा रहे हैं। और फिर हमें अंडरग्राउंड फैसिलिटी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बॉस बंदा मान्या से कह रहा होता है, तेरा फिगर तो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है। और उसने मान्या के कपड़े फाड़ दिए होते हैं और उसे चैन से बांध कर रखा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ एमसेब अंडरग्राउंड फैसिलिटी में आ चुका होता है और ये लोग तेजी से जा ही रहे होते हैं कि तभी एकदम से पेना के मन में एक सवाल आता है। वो एमसी से पूछती है, मान्या को तो एक बहुत ज़्यादा स्किलफुल और ताकतवर कैरेक्टर बताया था ना, तो आखिर वो कुछ तुच्छ से डाकू द्वारा कैसे पकड़ी गई? एमसी कहता है, इसके पीछे कुछ बहुत ही डीप रीजन थे, जैसे कि असल में उसको फंसाने के पीछे फैक्शन के ही टॉप लोगों का हाथ था, कोई बहुत बड़े अधिकारी थे। और यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके साथ सेक्सुअल ट्रेनिंग, बेइज्जती वगैरह, ये सभी उनके प्लान का हिस्सा है। और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो सब तो बस उनके प्यादे हैं। और साथ ही सबसे बड़ा रीज़न, और यहाँ पर गेम के राइटर का एक कैमियो आता है जिसमें वो बोल रहा होता है, उसके साथ ऐसा करा क्योंकि ये हो नहीं था और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, ये सब ऐसे ही काम करता है। आखिरकार वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नोबल वुमेन जो बनना चाहती थी, इसलिए मेरा लो ग्रेड के लोगों के साथ उसका गैंग बैंग करवाना ही था। बेसिकली ये राइटर का एक खराब टेस्ट था। राइटर ने जानबूझकर ये सीन क्रिएट करा था क्योंकि वो गेम की स्टोरी से ज़्यादा अच्छे सीन दिखाना पसंद करता है। वो हराने के साथ कहती है, अच्छा, हालांकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और फिर वो ये सीन आ जाता है जहाँ पर वो बॉस बंदा कह रहा होता है, मानी आना तेरा फिगर तो बहुत ही तक गॉर्जियस है। मानियाना सोचती है, आखिर सब क्या है, मैं अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही हूँ और तुम्हारा स्ट्रगल करना बेकार है। हम लोगों ने तुम्हारे गले में जो पट्टा लगा दिया है उसका स्पेशल ट्रेड यही है कि वो दूसरों के मैजिक को डिसेबल कर देता है और साथ ही अब तुम अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन भी नहीं कर पाओगे, जिसका मतलब ये हुआ कि अब तुम एक मैच्योर बड़े संतर वाली लेडी के अलावा कुछ भी नहीं हो। और वो तलवार से जैसे उसे हल्का सा टच करता है वो बहुत ही बुरी तरीके से मचल उठती है। बॉस बंदा कहता है, लगता है कि अब वो कामुक दवाइयाँ अच्छे से काम कर रही हैं, उन्होंने अपना असर दिखा दिया है। मैं बेट लगा कर कह सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में अब सिर्फ यही चल रहा होगा कि तुमको अभी सबसे ज्यादा बस एक लड़के की जरूरत है। मान्याना उसे कहती है, शट अप। तभी पीछे वाला एक बंदा हंसते हुए कहता है, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और वो बच्चों वाली एक मिल्फ है, लेकिन साथ ही वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। मेरे जैसा किसी का उसके साथ वो सब कर पाना, ये सब सोचना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी बॉस कहता है, मुझे उसके साथ जो चाहे वो करने की इजाजत मिल गई है, बस शर्त है कि वो वन पीस में रहनी चाहिए। तभी वो बंदा ठरके पना करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता है कि अब मैं खुद को और ज्यादा रोक पाऊंगा बॉस। उसका बॉस उसे चिढ़ाते हुए कहता है, गधे के बच्चे, यहाँ पर मैं हूँ पहला जो कि उसे टेस्ट करेगा। और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और मानियाना सोच रही होती है रोते हुए, मोनिका मुझे माफ कर देना, लगता है कि तुम्हारी मोम का अंत अब ऐसे ही होने वाला है। मैं तुम्हारी नज़रों में एक स्ट्रॉन्ग मोम बनना चाहती थी और अपने गुजरे हुए पति के कारण और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहती थी। मैं एक अच्छी मोम बनना चाहती थी जो कि अपने बेटे को हर खतरे से बचा सके और साथ ही मेरी बेटी को मेरे ऊपर गर्व हो। लेकिन जो रॉयल नाइट ऑर्डर था वो अभी भी पुराने विचारों से भरा हुआ था। एक आम नागरिक होने की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा सीरियस भेदभाव का सामना करना पड़ा। मेरा अपमान किया गया और मुझे तरह तरह के नामों से पुकारा गया। हालांकि मैंने अपने स्किल के दम पर रास्ते में आने वाले हर बाधाओं को पार कर लिया और अपने बेटे के खातिर चाहे मुझे कितना भी अपमानित होना पड़े, कितनी ही गलत बातें सुननी पड़े, मैं सभी का सामना करूंगी और डटी रहूंगी। और इस तरह से मैंने किसी के ऊपर भी डिपेंड हुए बिना और अपने कमजोरी को दिखाए बिना अपने अकेलेपन और उदासी पर काबू पा लिया था। लेकिन अब मेरा अंत यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। और वो घबराते हुए सोच रही होती है, आई लव यू मोनिका, सॉरी एक मेरी मोम बनने के लिए। तभी यहाँ पर एमसी की एंट्री हो जाती है और वो उस बंदे का हाथ ही काट देता है जिसने उसकी मम्मी को छुआ और उसको देखकर वो भी हैरान हो जाती है। और फिर बॉस का चमचा आगे बढ़ते हुए कहता है, अरे तू है कौन? लेकिन एमसी उसको भी एक फ्लैश मारकर साइड में फेंक देता है और बॉस के ऊपर तलवार पॉइंट कर देता है, जो देखकर अब वो दुम दबा के भागने लगता है। बिना कहते हैं मास्टर, ऐसा लगता है कि वो कुछ कीमती चीज लेकर भाग रहा है। तो फिर यहाँ पर एमसी भी उसके पीछे पड़ जाता है और मान्य कह रही होते हैं, आखिर ये सब चल क्या रहा है? और फिर तभी यहाँ पर जो एमसी रहता है वो अपने शर्ट वाले स्पेल का यूज करते हुए उसकी टांग पकड़ लेता है, जिससे कि वो वहीं पर धड़ाम करके नीचे गिर जाता है और वो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो बहुत घबराते हुए कहता है, आखिर तू है कौन? हमने तो तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करा है और हम तो बस अपने आरएफ्स के बताए गई बात को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हम उस लेडी के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। अरे हाँ, तुम ऐसे ले सकते हो, अगर तुम्हारे पास ये शार्पनर टूल रहता है तो फिर वो लेडी अपने पावर का यूज नहीं कर पाएगी और तुम इसका किसी भी लेडी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। और ये रख लो तुम, ये सारा का सारा तुम्हारा ही है, प्लीज मैं तुमसे विनती करता हूँ इसे ले लो और मेरे को जाने दो। पेना कहती है, भीख मांगने की ये तो हद से भी ज्यादा घटिया हरकत है। और मैं एकदम से कह रही हूँ, क्यों मास्टर, तुम्हें तो कुछ बोलो।
लेकिन अब उसके बाद उनके लौंडा तो अलग एक्साइटेड हो चुका होता है, लार टपक रहे होते हैं, दिल बाहर आ चुका होता है और वो सोच रहा होता है मतलब कि उसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ, और अपने मास्टर की हालत देखकर वो भी चौंक जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एनसी एकदम से आगे बढ़ते हुए उस बॉस बंदे को मार देता है और कह रहा होता है तुम तो एकदम स्कम और बास्टर्ड हो, आखिर तुम लेडीज को किस नजरिए से देखते हो हाँ? जरा देखो तो यहाँ पर ज्ञान भी कौन फैल रहा है। और पेना भी बोलती है लेकिन अभी तुम्हें देखने से तो ऐसा लग रहा था कि तुम उसके ऑफर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो और वो सब करना चाहते हो, उसका इस्तेमाल करना चाहते हो। वो कहने लगता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो बोलते हैं नहीं नहीं मैंने देखा था। वो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एब्सोल्युटली ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। और फिर वो जाकर मानिया को फ्री कर देता है और उसको अपना कोड उड़ा देता है। वो उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। वो उससे पूछता है कहीं उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ करा तो नहीं, और वो मन ही मन एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है अरे ये तो ममा मानिया है, जीती जगती ममा मानिया। और वो उससे कहती है मैं एकदम ठीक हूँ, वो लोग मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाए। जो सुनने के बाद वो मनी मैंशन की सांस लेते हुए कहता है बाल बाल बच गया। वो उससे कहती है क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम कौन हो? एम से स्टाइल मारते हुए कहता है आपको मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना जान लीजिए कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कि पूरी तरह से आपके प्यार में पागल हो चुका है। और बात यहीं पर खत्म हो जाती है। और उसने सीधी ही ये बात कर दी होती है जो देखकर पेना चौंक जाती है, क्योंकि ये पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं बस उसको बचाऊंगा और चला जाऊंगा ऐसे छोड़ के, लेकिन अब जरा देखो। और उसकी ये बात सुनने के बाद जो मम्मा मान्या है वो भी थोड़ा शर्मा जाती है और बोलती है यार तुम्हें क्या कह रहे हो। तभी वो उसको उठा लेता है और कहता है मुझे कसकर पकड़ लो, और भगते हुए उसे बाहर ले जाने लगता है। और मान्या सोच रही होती है अगर सोचूं तो वो लास्ट टाइम कब था जब किसी ने मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी कोशिश करी है। वो यहाँ पर इनसे इम्प्रेस हो चुकी होती है काफी मनी मन में, और यहाँ पर वो उसको कस के पकड़ लेती है और फिर वो उसको अपने टेंट में ले आता है। और वो उससे कहता है ये मेरा टेंट है, तुमको यहाँ पर लेटकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और वो उससे कहती है आई एम सॉरी मेरी बॉडी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रही है। एमसी सोचता है अब तो इसे सेफ होना चाहिए, और अब मैंने यहाँ पर इस तरह से अपना मिशन भी फुलफिल कर लिया है, इसलिए अब जब ये सो जाएगी तो मैं एक सही मौका ढूंढ कर यहाँ से निकल जाऊंगा। एमसी सोचता है चाहे मेरे को कितना भी दर्द हो लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी मानिया का पाँव एकदम से टेंट में फंस जाता है और वो एमसी के ऊपर गिर जाती है। और मान्या को तो वैसे भी वो वाली दवाइयाँ खिलाकर रखी थी उन लोगों ने, तो यहाँ पर मान्या खुद के ऊपर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाती, वो टूट पड़ती है एमसी के ऊपर। और फिर यहाँ पर वो एमसी के साथ जबरदस्ती करती है और दोनों के बीच में सब कुछ होता है, सब कुछ, बाकी तुम इमेजिन कर लो। हालांकि अपने पेना बाहर से सब कुछ विटनेस कर रही होती है। और फिर साथ ही वो बात से मारते हुए कहने लगती है आखिर इनका कब तक चलेगा। और फिर वो वहीं पड़े पड़े सो भी जाती है, और फिर सुबह हो जाती है, वो जगती है, वो लोग अभी भी लगे पड़े होते हैं जो देखकर वो चौंक जाती है। और फिर दोपहर हो जाती है और फिर यहाँ पर मान्या खुद को संभालती है और फिर उसे एहसास होता है कि उसने एमसी के साथ ये सब क्या कर दिया। वो उससे कहने लगती है सॉरी, यहाँ पर एमसी बिल्कुल सूख चुका होता है। और अब यहाँ पर पेना भी अंदर आ जाती है और बोलती है मास्टर क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी वो नोटिस करती है एमसी तो अलग ही खुश हो रहा होता है। और फिर तभी यहाँ पर मान्या उसके सामने झुक जाती है और उससे माफी मांगना शुरू कर देती है और बोल रही होती है हालांकि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं करा, मेरे ऊपर उन दवाइयों का असर था, लेकिन फिर भी मैंने तुम जैसे यंग लड़के के साथ ये सब कुछ करा, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करी, मैं वाकई में माफी चाहती हूँ। हालांकि तुमने मेरी जान बचाई थी लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर दिया, मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। और वो सिर झुकाते हुए कहती है मैं तुमसे माफी मांगने के लिए कुछ भी करूंगी, सच में मुझे इस बात के लिए बहुत ज्यादा अफसोस है। और इनसे सोच रहा होता है मुझे क्या करना चाहिए, और वो मन ही मन खुश होते हुए सोच रहा होता है मैंने तो हर चीज को एंजॉय करा, मैं तो बस यहाँ पर अपनी तरफ से उसको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और ग्रेटिट्यूड के तौर पर मैं उसको पैसे भी दे सकता हूँ। लेकिन हाँ ये उतना ज़्यादा आसान नहीं है जितना मैं इसे बता रहा हूँ। वो उससे कहने लगता है प्लीज अपना सर उठाइए, हमारे बीच यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था और मुझे इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये सुनते हुए एकदम से खड़े होते हुए कहते हैं नहीं ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और उसने यहाँ पर एक बार फिर किसी खुद को एमसी के सामने रिवील कर दिया होता है, और जैसे उसे रियलाइज होता है वो भी शर्मा जाती है और फिर वो उसको पहनने के लिए अपनी जैकेट दे देता है। और आंसू तो देखो इसके। और तो मारना उस जैकेट को अपने ऊपर डाल लेते हैं और सांस भरते हुए कहती है तो और तुम ट्रीटोल्ड फैमिली के नेक्स्ट हेड हो, डेमोनियो क्यों, मैं सही बोल रही हूँ ना? और वो सोचता ही है क्या इसको तो ऑलरेडी पता है कि मैं कौन हूँ। और फिर वो शर्मिंदा होते हुए बोलने लगते हैं मेरी भी एक बेटी है जिसकी उम्र तुम्हारी ही जितनी है, और मैंने यहाँ पर सच में किसी के साथ इतना भयानक काम करा जो कि मेरी बेटी की ही उम्र का था। उसकी बातें सुन के एमसी मनी मन सोच रहा होता है तुमको इतना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अंदर से पूरे 30 साल का हूँ। और फिर मान्या गिल्टी महसूस करते हुए आगे बोलती है तुमको भी ये सब बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा है ना, मेरी जैसी एक मेच्योर ओल्ड लेडी जिसने लगभग तुम्हारा बलात्कार कर दिया जो कि एक पुरुष पाने के लिए तड़प रही थी, तुम्हें सचमुच बहुत ही बुरा लग रहा होगा अभी। पर एमसी कहता ही नहीं मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा तुम्हारे साथ समय बिताकर। जो सुनने के बाद वो भी चौंक जाती है और वो शर्मिंदा होते हुए कहता है ये सच में शर्म की बात है।
यहाँ पर सब कुछ तुमने ही संभाला और मैंने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश नहीं करी अपनी तरफ से। मान्या कहती है नहीं ये सच नहीं है, तुम भी काफी ज्यादा मर्दाना थे, तुम बहुत ज्यादा एनर्जी से भरे हुए थे और मुझे भी बहुत ज्यादा शानदार महसूस हुआ। सच में क्या चल रहा है ये सब। और फिर साथ ही वो आगे कहने लगते हैं नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। वेल जो भी हो, अगर ये अपन लोगों ने इस मैटर को ऐसे छोड़ दिया तो मुझे अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और जिंदगी भर इस बात का बोझ रहेगा मेरे ऊपर। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। जो सुनने के बाद हमसे सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा डिटरमाइंड लग रही है, लेकिन सच में उसे वाकई में ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी पेना अंदर आ जाती है और उसको आइडिया देते हुए कहती है मास्टर उससे एक फेवर के बारे में पूछने के लिए क्या ख्याल है। इस तरह से लत से भरी हुई इस मिच्योर वुमन का माइंड भी शांत हो जाएगा और वो उसकी बात सुनकर कहता है हाँ गुड पॉइंट, और कहने लगता है ठीक है तो फिर मैं तुमसे एक फेवर के लिए पूछता हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग उसके घर के सामने खड़े होते हैं। मान्या कहती है क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं तुम्हें ट्रेन करूँ, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो। वो कहता है हाँ प्लीज। और सोच रहा होता है मैं पिछले 2 महीनों से बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले बस एक लिमिटेड अमाउंट तक ही सीख सकता हूँ। और जो मामा मान्या है उनकी तलवारबाजी और जादू दोनों ही फर्स्ट रेट का है, इसलिए उसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि मेरा मास्टर बनने के लिए सूट करेगा। तो फिर यहाँ पर मान्या भी मान जाती है, पर वो बोल रही होती है हालांकि मुझे डाउट है कि इससे भी मेरी गलती की भरपाई नहीं हो पाएगी। और वो उसे कहता है इतने काइंडनेस के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और मन ही मन एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है यस तब मम्मा मान्या मेरी मास्टर है। तभी मान्या कहती है लेकिन पहले मुझे एक बात बतानी है, मेरे पास पहले भी काफी बड़े बड़े ऑफर आए थे, कई सारे हाई लेवल के रैंकिंग नॉवेल्स ने मेरे को ऑफर दिया था उन्हें अटेंड करने के लिए, लेकिन मैंने उन सभी को रिफ्यूज कर दिया, इसलिए मेरा कभी भी कोई भी डिसाइपल नहीं रहा। और वो एकदम से तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके पीछे पहुंच जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। एमसी पीछे की तरफ चकते हुए बाल बाल बचता है और वो एमसी की तरफ तलवार करते हुए कहती है इसलिए मेरे को अच्छे से सिखाना बिल्कुल भी नहीं आता है और मैं तुमको सिर्फ एक असली कॉम्बैट के जरिए ही सिखा सकती हूँ, इसलिए मैं एक बार तुमसे फिर से पूछती हूँ क्या तुम वाकई में एक इतने वायलेंट मास्टर से ट्रेन होना चाहोगे। अब उसकी बातें सुनकर उसको वही मेडल याद आ जाती है जो गेम के अंदर वो मारने के साथ पहले भी कर चुका है। तो वो यहाँ पर हंसते हुए कहता है मैं तैयार हूँ आ जाओ। और फिर वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से तलवार टकराते हैं और पीछे की तरफ धकेले जाते हैं और वो सोच रहा होता है सच में इससे तो बिल्कुल भी कम की उम्मीद नहीं थी, ये वाकई में 7 जादूगरों में से एक लाने के लायक है, वो तो मेरे कंपटीशन में अलग ही लेवल पर है। कभी वो यहाँ पर अपनी तलवार से बिजली बनाने लगती है और वो भी देख लेता है, वो यहाँ पर थंडर अटैक करती है, आसमान से एक बड़ी सी बिजली एमसी के ऊपर गिराती है और फिर पूरे में धुआं ही धुआं हो जाता है। और फिर धुआं जैसे धुआं छटता है अपन देख पाते हैं एमसी ने खुद को बचा लिया होता है शेडो के पिलर बनाकर आसपास। वो सोचती है तो इसने अपने शेडो का इस्तेमाल करा लाइटनिंग को जमीन के अंदर ट्रांसफर करने के लिए सच में, और वो उसे कहने लगती है ये तो काफी इम्प्रेसिव था। और वो उसकी तरफ बढ़ती है और उसके बारे में बातें सोच रही होती है। जो ट्री डोल्ड फैमिली है वो एक रेप्यूटेड नोबल फैमिली है और वो जनरेशन से हाईली स्किल्ड शेडो यूजर्स प्रोड्यूस करते हुए आए हैं। और डेमोनियो जो कि फैमिली का अगला हेड होगा वो जादू में बेजोड़ स्किल रखता है, लेकिन फिर भी वो एक टाइपिकल नोबल के तरह ही बिहेव करता है। वो आम लोग और कमजोरों पर जरा सी भी दया नहीं दिखाता है, वो बहुत ज्यादा अहंकारी और घमंडी किस्म का इंसान है, लोग तो उसे ऐसा ही मानते हैं। वो एक जीनियस बॉय तो है लेकिन सेम टाइम पर एक शैतान भी है और लोग तो डेमोनियो ट्रिडोल के बारे में यही सोचते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है असल में जैसा कि मैंने लोगों से सुना था। हमें उसकी तलवारबाजी के माध्यम से उसकी सच्ची ईमानदारी को महसूस कर सकते हूँ, हमें आसानी से उसके स्ट्रांग होने के महान और अटूट इच्छा शक्ति को महसूस कर सकते हूँ। और हाँ कल उसने मेरी जान भी बचाई थी, तो उसके बदमाश होने क्या हुआ है, क्या ये बस एक रूमर्स हैं। और फिर तभी एकदम से उसे कल रात का सीन याद आ जाता है और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और सोचने लगते हैं नहीं नहीं ये उन चीजों को याद करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और यहाँ पर एमसी भी नोटिस करता है कि वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, तो वो यही मौका पाकर फटाक से अपनी तलवार को उसके शेडो पे लगा देता है और पिन पॉइंट कर देता है। और यहाँ पर मान्या को भी उसके इस टेक्निक के बारे में पता होता है कि जिसको भी ये लगता है फिर वो हिल नहीं पाता या फिर उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। लेकिन मान्या सोचते हैं ये तो मेरे ऊपर एकदम यूजलेस है क्योंकि मैं थोड़ी हाई लेवल की हूँ, लेकिन जैसे वो मूवमेंट करने की कोशिश करती है वो जम जाती है, उसके पाँव भी नहीं हिल रहे होते हैं। और वैसे यहाँ पर रोज उसका एक ही पैर होता है जो कि बुरी तरीके से जम गया होता है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं हिला पा रही होती। और फिर यहाँ पर एमसी सोचते हुए रिवेल करता है अगर वो अपने ऐसे टेक्निक को उसकी पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई करता तो फिर वो थोड़ी बहुत तो हिल ही पाती, लेकिन उसने सिर्फ उसके एक पैर के ऊपर ही फोकस करा है जिससे कि वो पूरी तरह से जम गया है। और मान्या उसकी ये चाल देखकर सोच रही होती है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो मैच को इतने एक्यूरेट तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और फिर तब यहाँ पर एमसी अपना शेडो रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है जो कि उसके काफी करीब पहुंच जाता है। तो अब यह देखकर मान्या अपनी थंडर पावर रिलीज करती है जिससे कि उसका ब्लेड उड़ जाता है और साथ ही एमसी भी।
अब वह हंसते हुए कहता है, सच में तुमने तो मुझे जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करा। लगता है कि अभी भी मेरे पास तुम्हारे सामने टिकने का कोई भी चांस नहीं है। और वो सोच रही होती है, नो वे, मुझे यहाँ पर एक बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा, वो भी एक लड़के के हाथों से। सच में ये बहुत बुरी बात है, जरा सी भी कम नहीं। और फिर यहाँ पर मान्या उसके बारे में तारीफें करना शुरू कर देती है कि उसके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है, लेकिन फिर भी उसे जरा सा भी घमंड नहीं, और वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब वो खुद को पूरी तरह से डेवलप कर लेगा तो मुझे हैरानी है कि आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। वह ना उसे फुसफुसाते हुए कहती है, क्या वाकई में तुम्हें इस लड़ाई में उसके सामने स्ट्रगल करना पड़ा? एमसी कहता है, वो असल में मेरा दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा था, इसलिए मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था। मान्या उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, जिस तरह से तुम अपनी जादुई पावर का इस्तेमाल करते हो वो वाकई में तारीफ के लायक है, लेकिन तुमको अभी भी बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है। और फिर वो भी उसका हाथ करके खड़ा हो जाता है और अपना कोट झटका रहा होता है, जबकि मान्या से होती है, ये तो बुरा हुआ, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा घबराहट महसूस हो रही है। और फिर साथ ही वो आंख मारते हुए कहती है, अब से मैं तुम्हें कड़ी ट्रेनिंग दूंगी, तैयार हो जाओ डेमोनियो। और वो उसे कहते हैं, अब तुम्हें मुझे मास्टर कहकर बुलाना चाहिए। वो उससे कहता है, क्या मैं तुमको मास्टर मेनिया कह सकता हूँ? वो बोलती है, ये काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, और साथ ही मेरे को इस बात को नाइट ऑर्डर से सीक्रेट रखना होगा कि मैंने एक स्टूडेंट बना लिया है, और हर चीज की रिपोर्ट करना वाकई में झंझट भरा काम है। तभी एमसे कहता है, मुझे पता है कि ये मुद्दा उठाने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन अब उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था, क्या उससे तुम्हारी प्रेगनेंसी का चांस है? क्योंकि अब उन लोगों ने विदाउट प्रोटेक्शन के किया था। वैसे बंदे की बात में पॉइंट तो है। और मान्या भी हंसते हुए कहती है, तुम तो एकदम सही कह रहे हो यार, और अगर ऐसा होता है तो फिर तुम्हें मुझे अपनी वाइफ बनाना पड़ेगा। और फिर साथ ही वो सिर झुकाते हुए कहने लगते हैं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, ऑफ कोर्स तुम मेरी जैसे किसी बूढ़ी औरत को क्यों ही। कि तभी अपना लौंडा उसका हाथ पकड़ लेते और बोलता है पूरी खुशी से। और जो सुनकर मान्या एकदम हैरान हो जाती है, और फिर साथ ही मुंह फेर लेती है और बोलती है, बेवकूफ मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुमको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने अपने मैजिक से पहले से ही सब कुछ सेटल करके संभाल लिया है। और फिर तभी यहाँ पर मान्या के मन में कुछ कुछ होने लगता है, वो खुद की तरफ अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पा रही होती, और सोच रही होती है, मुझे खुद को कंट्रोल करना ही होगा। हो गॉड, लगता है कम दावे का असर अभी तक मेरी बॉडी से गया नहीं है। और एमसी बताता है, फिर इस तरह से मम्मा मान्या मेरी मास्टर बन गई, और अब ये खबर उसके पूरे घर में फैल चुकी होती है कि मिस मान्या सीक्रेटली उसकी मास्टर बन चुकी है। घर के नौकर चाकर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर सब लोग अपने एमसी के लिए खुश होते हैं, और साथ ही मान्या की तारीफें भी कर रहे होते हैं कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और डेमोनिया भी काफी ज्यादा खुश होगा उसको अपना मास्टर पाकर, और यहाँ पर रोज भी उनकी बातें सुन रही होती है। और इसी बीच हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग चल रही होती है, और एमसी सोच रहा होता है, मैं अपनी प्यारी मम्मी के खातिर किसी भी खतरनाक ट्रेनिंग को सहन कर सकता हूँ। तभी मान्या उसे कहती है, तुम्हारी चेस्ट के आसपास का जो मैजिक फ्लो है वो थोड़ा सही नहीं है, और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, जरा देखो, मेरे मानव को सेंस करने की कोशिश करो। और वो अब उसका हाथ अपनी चेस्ट पे रख देती है, जो देखकर लौंडा एकदम चौंक जाता है, और वो उसे कहती है, ये क्या, तुमको इस तरह से फोकस लूज नहीं करना चाहिए, आफ्टर ऑल ये बस ट्रेनिंग है। तो एमसी कोने में खुद को तैयार करते हुए कह रहा होता है, हाँ हाँ ये ट्रेनिंग है, सच में क्या इंटेंस ट्रेनिंग है। और फिर इसके बाद हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जो एमसी रहता है वो अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा फोकस करता है अपनी एनर्जी के साथ, और साथ ही एक पत्थर के ऊपर मुक्का मारते हुए उस पत्थर को तोड़ डालता है। जो देखकर मान्या उसके लिए ताली बजाती है और बोलते हैं, मैंने तुमसे बिल्कुल भी इससे कम की उम्मीद नहीं करी थी, और तुमने बॉडी एनहांसिंग मैजिक को भी अच्छे से सीख लिया है, लेकिन हाँ इसके फंडामेंटल की ट्रेनिंग करते रहना। अब वो कहता है, ठीक है, और बताने लगता है कि मम्मा मान्या मेरी मास्टर बन चुकी है, जिसने कहा था कि वो मुझे एग्रेसिव स्टाइल से टीच करेगी, लेकिन वो मेरे प्रति काफी जेंटल है। और फिर साथ ही हमसे उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको वो आसानी से ब्लॉक कर लेती है। हालांकि उसके दिमाग में चल रहा होता है कि सच में ये इम्प्रूव तो कर रहा है बहुत। और वो यहाँ पर सोचते हुए बताने लगते हैं कि एमसी में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है, और तारीफ करते हुए कह रही होते हैं, अभी तो ये बस एक टीनेजर है, लेकिन फिर भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जब मैं अपनी टीन एज में थी तब भी मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। कि तभी एकदम से मान्या का ध्यान उसकी बॉडी की तरफ जाने लगता है, और उसको थोड़ा हॉर्न नहीं फील होता है। इसलिए जैसे ही तलवारबाजी की ट्रेनिंग खत्म होती है, वो पीछे से जाकर उसे चिपक जाती है, और बहाना देते हुए कहती है, अपने कोर के ऊपर फोकस करो, आप लोग माना चैनल की प्रैक्टिस करने वाले हैं, मैं तुम्हारे अंदर अपना माना ट्रांसफर करूंगी, जिससे तुम्हारी बॉडी और माना हाईली टेंस हो जाएगा। और ये एक जोखिम भरा तरीका है, लेकिन इससे जो प्रोग्रेस है तुम्हारी वो काफी ज्यादा तेज होगी, और साथ ही इससे तुम्हारा माना भी इंक्रीज होगा। और वो ऐसा बोलते हुए उसे टच करने लगती है, और उसे चिपकते हुए कहती है, हालांकि ये तुम्हारे लिए काफी एक्साइटिंग हो सकता है। एमसी एकदम चौंक जाता है और सोच रहा होता है, सच में ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। और वो उससे कहने लगता है, तुम्हारी चेस्ट की, तभी वो उसके कान के पास आकर बोलती है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, जरा से एक्साइटमेंट से तुम इस तरह से हिल नहीं सकते।
हो सकता है कि तुम्हारा सामना कुछ ऐसे दुश्मनों से हो जो कि अपने श्रम का इस्तेमाल कर तुम्हारे गार्ड को लो करने की कोशिश करे, इसलिए तुमको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और ये तुम्हारे लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग है, तुम्हें फोकस करने की जरूरत है। वो कहता है समझ गया, और फिर साथ ही वो उसे टच करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर अपना एमसी सख्त लौंडा बनने की कोशिश कर रहा होता है और बिल्कुल भी अपना ध्यान ना भटकाने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर तभी एकदम से मान्या के मन में भी ख्याल आता है कि आखिर मैं ये सब कर क्या रही हूँ, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रही होती है और दूर खड़ी पहना सोच रही होती है आखिर ये लोग किस तरह की ट्रेनिंग करने में लगे हैं। और फिर ये लोग खाना खाने के लिए जाने लगते हैं और एमसी बता रहा होता है कि हमारे मास्टर डिसाइपल का रिलेशनशिप तो काफी अच्छा चल रहा है और मम्मा मान्या के साथ जो कुछ भी बुरा होने वाला था मैंने उस घटना को टाल दिया है, मुझे तो यही लगता है। लेकिन मेरे ऐसा करने की वजह से हो सकता है कि स्टोरी के प्लॉट में कुछ चेंजेस हो जाए, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि अब आगे कहानी कैसे चलने वाली है। इसलिए अब मैं यहाँ पर बस एक ही चीज़ कर सकता हूँ, वो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना। और वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ रहता है। तो मान्या उसे आवाज़ देते हुए कहती है डेमोनियो क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? वो कहते हैं अरे हाँ सॉरी मम्मा मान्या। अब ये सुनते से वो हैरानी से उसकी तरफ देखती है और फिर जैसे एमसी को रियलाइज होता है वो भी एम्बेरस हो जाते हैं और कहने लगता है सॉरी सॉरी, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मेरा मतलब वो भी नहीं था, मैं तो मास्टर ही बुलाना चाह रहा था, बस गलती से निकल गया। तभी वो हंसते हुए उसके सिर के ऊपर हाथ फेरती है और बोलती है कोई बात नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम मुझे मम्मा बुला सकते हो। अब इससे भी अगर हो सकता हो तो मैं तुम्हारे जैसे ही टैलेंटेड और एक प्यारा बेटा चाहती। और फिर वो दोनों ही हंसना शुरू कर देते हैं और रोज भी चुपके से ये देख रही होती है और ये सब देखकर रोज माँ का मुंह फूल जाता है। और फिर इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर इस दुनिया के अकेडमी में दाखिला लेने के लिए जाता है और इसका नाम नोबल मैजिक अकेडमी है। ये कैपिटल के अंदर है और हाँ इस कंट्री का सबसे ज्यादा बेस्ट इंस्टीट्यूशन इसे माना जाता है। और इसके अंदर नोबल के बच्चे और रॉयल फैमिली दोनों ही आती हैं और काफी बड़े बड़े फैक्शन जैसे कि नाइट ऑर्डर और मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के मेंबर भी इस स्कूल के लाइट पर्सन है। और यहाँ पर एक बंदी स्पीच दे रही होती है और फिर उसकी स्पीच खत्म होती है तो एक बंदा बताता है कि तुम लोगों को एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। तो फिर यहाँ से इनके एग्जाम होना शुरू हो जाते हैं। पहला राइडिंग एग्जाम होता है जिसको एमसी अपना आराम से निकाल लेता है और फिर मैजिक नापने का एग्जाम होता है जिसमें वो क्रिस्टल ही तोड़ देता है और तलवारबाजी में भी दूसरों की तलवारें तोड़कर उनको हरा देता है। और फिर उनका मैजिक टेस्ट स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर एक बंदा अपने पावर्स उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा और अपने बड़ी नोबल फैमिली के बारे में बता रहा होता है। लेकिन एम से यहाँ पर अपने मैजिक से उसके मैजिक को खा जाता है और वो यहाँ पर हार जाता है। और एक बंदा ये देखकर कहने लगता है अरे क्या अभी उसने एक एडवांस लेवल का स्पेल इस्तेमाल नहीं करा, ये तो उस लेवल का मैजिक है जो कि नाइट ऑर्डर इस्तेमाल करती है। और वो बंदा तो वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने सुना था कि वो एक जीनियस है लेकिन मैंने कभी भी इमेजिन नहीं करा था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर अकेडमी का रिजल्ट वाला दिन भी आ जाता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर शांत से खड़ा होता है और लोग उसको देखकर कह रहे होते हैं तो ये वो जीनियस डीमन बॉय जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, अडेमोनियो और ट्रेडोर। और यहाँ पर सभी लोग उसका नाम बोर्ड पे सबसे ऊपर देखते हैं, फर्स्ट प्लेस हासिल कर लिया होता है अपने मेन कैरेक्टर ने। और यहाँ पर सभी लोग उसके बारे में ही बातें कर रहे होते हैं और एक उसे जाते हुए देखता है और बोल रहा होता है जरा देखो तो उसको देखने से ऐसा लगता है जैसे कि उसे पहले ही पता था कि वो एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने वाला है। और वो यहाँ पर एक कोने में आ जाता है और फिर वो यहाँ पर दोनों मामाज को याद करने लगता है। मानी आमा ने कहा था अच्छा अकेडमी शायद से अगली बार मैं वहाँ पर आऊँ क्योंकि मेरी बेटी भी वहीं पर है, मैं देखूंगी कि वो कैसा कर रही है। और रोज ने कहा था अगर तुम्हारे साथ वहाँ पर कुछ पेनफुल होता है तो तुम बेझिझक घर पर वापस आ सकते हो। और वो यहाँ पर अपने दोनों मामाज को याद कर दुखी हो रहा होता है क्योंकि अभी उसके पास उनमें से कोई भी नहीं है। और आगे बढ़ते हुए कहता है फिलहाल मेरे को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की जरूरत है। आखिरकार मान्या फैंग की कहानी अब असली में शुरू होने वाली है कि तभी साइड से एक बंदा कह रहा होता है डायमंड में तो क्लासेस से मैं हूँ, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं अपने पेरेंट्स को शेरा कैसे दिखाऊंगा। दूसरा उसे कहता है इतने ज्यादा दुखी मत हो, आफ्टर ऑल कम से कम तो मेरे से तो बेटर ही है, क्लास में तो डी में हूँ। और उनकी बातें सुन के पेना एमसी से पूछती है बाय द वे ये क्लासेस क्या चीज होती हैं? तो वो उसे बताता है ये क्लासेस एक हायरार्की सिस्टम की तरह है, ये जो स्कूल है वो स्टूडेंट्स को उनके ग्रेड और एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से ऐसे लेकर ई के क्लास में डिवाइड करता है। जो जितनी ज़्यादा अपर क्लास में रहता है उसे उतनी ही ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है और जो जितनी ज़्यादा नीचे क्लास में रहता है उसका स्टडी एनवायरनमेंट भी फिर उतना ही ज़्यादा इन्फीरियर होता है। और जो स्टूडेंट है वो अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से अकेडमी में क्लासेस को बदल सकते हैं। और यहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट्स हाई क्लासेस में एंट्री पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, भले वो बस एक क्लास से आगे क्यों ना बढ़ पाए। उसके बाद सुन के वो थोड़ी हैरान हो जाती है और वो बताता है यहाँ तक कि पहले भी गेम की शुरुआत में डेमोनियो ने एक क्लास को हासिल किया था, उसने अपने फर्स्ट ईयर में ही नंबर 1 रैंक हासिल कर ली थी। और उसके बाद समझने के बाद पेना की आगे चमक जाती है, वो कहती है तो दूसरे शब्दों में कहें तो तुम यहाँ जो चाहे वो कर सकते हो अगर तुम हाई क्लास में हो,
और वो उससे पूछने लगती है तो अब बताओ तुम किस तरह के बुरे काम करने का प्लान बना रहे हो। एमसी कहता है मैं कोई भी गलत काम नहीं करने वाला हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मैं स्कूल से निकाला जाऊँ, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर बर्बादी का रास्ता खुल जाएगा। हालांकि मैं गेम के हिसाब से अभी भी कुछ चीजें करने का प्लान बना रहा हूँ। बिना कहती है मैं समझ गई, तुमने इसके बारे में वाकई में बहुत ज्यादा सोच विचार किया है, और अभी जो एग्जाम हुए थे उनमें तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं करी थी, है ना। एमसी कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं गैर जरूरी ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, मैं बस यहाँ पर खुद को एक एवरेज सा नॉर्मल पर्सन दिखाना चाहता हूँ। और वह हंसते हुए कहती है इतना ज्यादा हार्डवर्क करने के बावजूद भी तुमने पहला स्थान हासिल कर लिया, तुम तो बड़े ही पापी हो। और एमसी सोचते हुए बताता है इस बॉडी में पुनर्जन्म लिए हुए अब मुझे पूरा 1 साल हो गया है, और मैंने इस 1 साल के दौरान बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी है, और अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा है जैसे कि इस बॉडी के छुपे हुए टैलेंट अवेक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे चैन नहीं मिल रहा है। इस गेम का रूप पूरी तरह से पलटने के लिए मुझे और भी ज्यादा पावर की जरूरत होगी, और सबसे बढ़कर उस आदमी के एग्जिस्टेंस ने मुझे चिंता में डालकर रखा है। और यहाँ पर एमसी इस गेम के एमसी के बारे में बात कर रहा होता है, और फिर यहाँ पर हमें 2 बच्चों को भी दिखाया जाता है जो कि इस गेम के रियल एमसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। कहता है क्या तुमने सुना, इस साल हमारी अकेडमी में एक कॉम्बिनर भी आया है। जो सुनने के बाद बाकी के 2 लोग चौंक जाते हैं, और वो बंदा आगे बताता है सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो एक क्लास का बंदा है, और सच कहूँ तो वो तो जादू का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है, लेकिन उसके पास तलवारबाजी का काफी खतरनाक टैलेंट है। और फिर यहाँ से थेनिस स्कूल के हेड मिस्ट्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि कुछ लोगों की प्रोफाइल देखते हुए कह रही होती है ऐसा लगता है कि इस साल काफी अटेंड करने वाले स्टूडेंट शामिल हुए हैं, खास करके स्पेशली ये दोनों। पहला तो ट्रेडर फैमिली का टीमन है, और उसके एग्जाम की परफॉर्मेंस वाकई में काफी ज्यादा शानदार रही है, लेकिन हमें अभी भी लगता है कि हमने अभी तक उसकी पूरी क्षमताओं की जांच नहीं कर पाई है, उसके फुल स्ट्रेंथ के बारे में हमें अभी भी नहीं पता है। और जो दूसरा बंदा है वो बिल्कुल आम आदमी है जो कि जादू का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और वो हंसते हुए कहती है एक परेशान करने वाला बच्चा है तो दूसरा मनमोजी। लगता है कि इस साल हेड टीचर के सामने काफी चैलेंजेस होंगे, और हेड टीचर उसके सामने ही खड़ी होती है जो कि बोलती है कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर मैं उन्हें इस एकेडमी के रूल्स को अच्छी तरह से समझा देती हूँ तो फिर वो लोग डेफिनेटली आज्ञाकारी बन जाएंगे। हमें इसकी जिम्मेदारी लूंगी और उन दोनों बच्चों को एकदम डिसिप्लिन कर दूंगी, और यही हमारी सीरीज की अगली मम्मा होने वाली है वैसे, मम्मी। और जब एमसे अपने क्लास में बैठा हुआ रहता है तो लोग उसकी तरफ देख देख कर उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, और बोल रहे होते हैं इससे तो दूर ही रहना बेटर है। वो सब लोगों को काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। पहना हंसते हुए कहती है जरा देखो तो ऐसा लगता है कि आपको हेड मिल रही है मास्टर। कि तभी यहाँ पर 2 लड़कियों की एंट्री होती है जो कि उसे सर डेमोनियो कहकर बुला रही होती हैं। एक बोलती है ये तो मेरे लिए काफी ऑनर की बात है कि मैं उसी क्लास में हूँ जिसमें कि आप हो, और दूसरी बोलती है मैं काफी लंबे टाइम से आपके फैन रही हूँ डेमोनियो सर। कि तभी पहले वाले उसको इनवाइट करते हुए कहती है क्यों ना स्कूल के बाद अपन दोनों और जादू की क्लास साथ में लेने के लिए चलें। पीछे वाले कहने लगती है अरे मुझसे आगे निकलने की कोशिश मत करो। कुल मिलाकर वो दोनों लड़कियां उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही होती हैं। बहना उसको देखकर हैरान हो जाती है और सोच रही होती है तो ऐसे भी लोग हैं जो कि इसके वाकई में करीब आना चाहते हैं। जरा देखो तो ये लोग किस तरह से तुम्हारी चापलूसी कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कि तुम्हारे नाम और ऑथोरिटी की वजह से डरते भी हैं। और फिर वो जैसे एनसे के छुरे की तरफ देखती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। एनसे का छुरा बिल्कुल प्लान रहता है जैसे कि उसे उन दोनों लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, और वो उनसे कह भी देता है अपन लोगों को अपनी सीट पे बैठ जाना चाहिए, यही बेटर होगा। और ये देखकर बेना को काफी बड़ा झटका लगता है। वो बोल रही होती है लगता है कि इसको वाकई में यंग लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कि तभी रूम का दरवाजा खुलता है और उनकी टीचर आ जाती है जो कि आते से बोर्ड पे जोर से डंडा मारती है और बोल रही होती है शांत हो जाओ सभी लोग, और अपने बारे में बताती है मैं ग्लोरिया हूँ तुम्हारी होमरूम टीचर, और साथ ही मैं इस ईयर के हेड भी हूँ। उसको देखते से वो दोनों लड़कियां भी घबरा जाते हैं और फिर फटाक से सब लोग अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। और हमसे जैसे उसको देखता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मन ही मन बताता है यार ये तो मम्मा ग्लोरिया है, और वो एक ऐसे कैरेक्टर है जो कि अपने सख्त स्वभाव और डरावने चेहरे के लिए जानी जाती है। और वो एक लाइट और टैलेंटेड पर्सन है जो कि एकेडमी में प्रोफेसर होने के बावजूद भी नाइट की मेंबर है। और ये गेम में ज्यादा दिखाई नहीं देती थी मेरे को क्योंकि ये एक क्लास की होमरूम टीचर नहीं थी जो कि इस गेम के प्रोटैगनिस्ट की क्लास है। लेकिन कुछ यूजर के बीच में ये मम्मा भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशली मेरे जैसे यूजर के बीच में। और फिर यहाँ पर ग्लोरिया बोलने लगती है जादू के मामले में टैलेंट होना बेहद ही जरूरी होता है, और आमतौर पर इस दुनिया में जो नॉवल लोग हैं उन्हीं के अंदर सबसे ज्यादा योग्यता होती है, और जो हाई क्लास के नॉवल होते हैं उनमें और भी ज्यादा टैलेंट होता है। और तुम लोग एक क्लास में आए हो इसका मतलब तुम लोग ही हाई क्लास के नॉवल हो। हालांकि अगर तुम लोग अपने टैलेंट को नहीं निखारते तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम अपनी स्किल को पूरी तरह से डेवलप करोगे या उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दोगे। और वो अपने पावर रिलीज करते हुए कहते हैं अब जबकि मैं तुम्हारी टीचर बन गई हूँ तो मैं तुम लोगों के एरोगेंट को जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और यहाँ पर जितने भी कमजोर है वो स्ट्रॉन्ग बना, और जो पहले से स्ट्रॉन्ग है वो और ज्यादा
आगे जाने तक का गोल रखो, समझ गए मेरी बात? वो सभी कहते हैं यस मैम। ग्लोरिया सोचती है मैंने यहाँ पर बस अपना थोड़ा सा इमेज रिलीज करा था और इतने में इन लोगों की हालत टाइट हो गई। और मुझे लगता है एक क्लास का नोवेल भी कोई खास चीज नहीं है कि तभी एकदम से उसे कुछ एहसास होते हैं और वो जैसे देखती है तो यहाँ पर जो एमसी रहता है वो उसे घूरे जा रहा होता है बिल्कुल, और वो भी उसे नोटिस कर लेती है और सोचती है ये तो डायमंड ट्रेडर है। आखिर ये किस तरह की नजरें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मेरी पूरी बॉडी को घूर रहा है। और वो यही कर रहा होता है, सोच रहा होता है मम्मा ग्लोरिया और उनके ब्राउन संतरे ये तो कमाल है। और ग्लोरिया सोच रही होती है एक एक्सपीरियंस प्रोफेसर होने के नाते मैं उसके लोग को देखकर ही बता सकती हूँ कि वो यहाँ पर मेरे को कम आंक रहा है। तुम मुझे उकसा रहे हो ये कह कर कि मुझे से सीखने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, डैम इट, तुम मुझे उकसा रहे हो। और वो चिढ़ते हुए सोच रही होती है मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें अच्छे से डिसिप्लिन कर ही रहूंगी। जबकि वो खुश होते हुए सोच रहा होता है तो अब से मैं ग्लोरिया मम्मा से मिलता रह सकता हूँ। और फिर जब लंच होता है तो ये लोग कॉरिडोर में चलते हुए जा रहे होते हैं और बिना उसे पूछते हैं मास्टर क्या आपने अपने पिछले जीवन में इस अकेडमी में देखने लायक सारी चीजों को पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया है? एमसे कहता है नहीं, मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, मैं तो बस सिर्फ उन्हीं जगहों पर गया था जहाँ पर गेम ने मुझे बताया था। और वो सोच रहा होता है मुझे यहाँ के सारे कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पता है, सिर्फ उनका नाम। और फिर वो ऊपर से नीचे देखने लगता है, कैफेटेरिया देख रहा होता है और फिर वो यहाँ पर एक लड़के के बारे में बताते हुए कहता है ये साकुरा है और ये ओरिजिनली स्टार आइलैंड कंट्री से आती है। और जहाँ तक उसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है तो अरे हाँ मम्मी प्यारी होती हैं। और फिर वो दूसरी लड़की के बारे में बताता है जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है और वो एल्स की कंट्री से आई है। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अरे हाँ मम्मा क्यूट होते हैं। उसकी बातें सुन के वो एकदम कंफ्यूज से हो जाती है और बोलते हैं कि तुम श्योर हो कि तुम इन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हो? और गेम में ये दोनों हीरोइन ही ऐसी हैं जिन्हें हराया जा सकता है और गेम में कुछ एक्साइटेड सीन थे इनसे रिलेटेड, लेकिन मैंने उन्हें स्किप कर दिया था क्योंकि छोटी लड़कियों की नेकेड बॉडी देखने में कुछ भी मजेदार नहीं है। कि तभी यहाँ पर कोई किसी का लंच गिरा देता है और ये हाई क्लास के लोग होते हैं और उन्होंने एक लो क्लास की हीरोइन का लंच गिरा दिया होता है। वो उठती है और बोलती है क्या दिक्कत है तुम लोगों की? और वो लोग उसे चढ़ाते हुए कहते हैं तुम तो एकदम लो लेवल के ए रैंक वाली बंदी हो और बेशर्मी से बेंच के बीचों बीच बैठकर खाना खा रही हो, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम जैसे को तो कोने में दुपक्के बैठकर अकेले खाना खाना चाहिए। उनकी बातें सुनकर उस लड़के को काफी गुस्सा आ रहा होता है और एमसी भी उसे देखता है और बता रहा होता है ये रेबिका है इस गेम के मेन हीरोइस में से एक, जिसका मतलब ये हुआ कि और फिर तभी यहाँ पर इस गेम का एमसी आ जाता है, रियल वाला एमसी, और बोलता है कितने शर्म की बात है, मैंने अभी तक इसे ट्राई भी नहीं करा था और मैं अपनी आंखों के सामने फूड वेस्टिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसको देखते सीएम से चढ़े आते हैं और सोचता है ये लो आ गया लोलीकॉन प्रोटैगनिस्ट कहीं का। और किसने कहा है कि लोलीकॉन और मोमबास बिल्कुल तेल और पानी की तरह होते हैं जिनके आपस में बिल्कुल भी नहीं बनते। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा अगर देखने के लिए एक्साइटेड हो तो ज्यादा कुछ नहीं, इस वीडियो के ऊपर 1K लाइक और 100 कमेंट का टारगेट पूरा कर देना और फिर मैं पक्का इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना के डालूंगा जो कि ऑब्वियसली 10 मिनट का ही होगा, लेकिन अगर तुम लोग अच्छा सपोर्ट करते हो तो अब लोग इसे एंडिंग तक एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मैं मिलूंगा तुमसे सिर्फ किससे इसे का नेक्स्ट पार्ट में अगर हुआ तो, तब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।